नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे जैव विविधता टॉपिक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे इस लास्ट टॉपिक के अंतर्गत इस पार्ट में। तो देखते हैं आगे जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। देखिए, यहाँ पर कल चर्चा की थी विश्व स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण में स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। और आज बिल्कुल पूरा हो जाएगा, टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1973 के अंतर्गत। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये कुछ बिंदु चर्चा हुए थे यहाँ पर। और आगे हमने चर्चा की थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर हमने चर्चा किया था भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002, जो कि पुनः आया था, लागू किया गया था 2004 के अंतर्गत। ये कुछ बातें हमने यहाँ पर देखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण और साइट संस्था, कार्टाग्ना संधि, नागोया संधि। नागोया संधि में बस 2-3 लाइन और है, फिर ये टॉपिक हमारा एक छोटा सा बिंदु और बचेगा। शुरू के आप भी 8-10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण संबंधी कानूनों को लागू करने में समीक्षा करने के लिए वर्ष 2010 में जापान देश के आइची प्रांत के नागोया स्थान पर बैठक का आयोजन किया गया। नागोया स्थान पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जैव विविधता के संरक्षण हेतु बीस लक्ष्य दिए गए। 20 लक्ष्य दिए गए, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया। इन्हें आइची लक्ष्य आइची लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। आइची लक्ष्य कहा जाता है क्योंकि नागोया प्रांत है वो आइची प्रांत के अंतर्गत, और इसी नाम कहा जाता है, आइची के नाम से जाना जाता है। क्योटो संधि का संबंध है ग्रीन हाउस प्रभाव से। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, उसमें चर्चा करेंगे। बाकी तो बता दिया क्योटो संधि का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से 1997। डिटेल बिंदु तो चर्चा आगे हम करेंगे। यहीं से लिखवाया, कल जो लिखवाया था उससे आगे यहीं से, यहाँ लास्ट कंप्लीट था। आज मैंने यहीं से टॉपिक प्रारंभ करवा रहा हूं। आइची लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इस संधि में जैव विविधता के संरक्षण हेतु 17% भूमि व 10% समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण पर बल दिया गया।
बल दिया गया। ये संधि थी, नाम कहलाती है नागोया संधि के नाम बारे में जानी जाती है। तो कहलाती है नागोया संधि। आइची प्रांत में होता है, इसलिए नाम लक्ष्यों का नाम क्या रखा गया? आइची लक्ष्य। तो कई बार आता है आइची लक्ष्य का संबंध किससे? जैव विविधता के संरक्षण के लिए, क्योंकि नागोया स्थान जो स्थित है वो जापान के आइची प्रांत में स्थित है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आइची लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। अगला इसी में टॉपिक है अब जैव विविधता के ह्रास या विनाश के कारण। जैव विविधता के ह्रास या विनाश के कारण। नमस्कार सभी को, टॉपिक में जुड़िए जल्दी और चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर। आज कंप्लीट हो जाएगा, अभी बस छोटा सा टॉपिक और बचा है। जैव विविधता के ह्रास के कारण कुछ छोटे बड़े बिंदु है, बताऊंगा। जैव विविधता नष्ट होने का क्या कारण है? तो आप देखिए, जीव जंतुओं का अवैध शिकार किया जा रहा है। राष्ट्रीय पार्कों वगैरह के अंतर्गत टाइगर को मारा जा रहा है, शेरों को, विभिन्न जीव जंतुओं को। तो अवैध शिकार के कारण भी जीव जंतु क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो पहला बिंदु यहां पर लिख रहा हूं, जीव जंतुओं का अवैध शिकार। जीव जंतुओं के अवैध शिकार के कारण प्राकृतिक जैव विविधता नष्ट हो रही है। प्राकृतिक आवासों में निर्माण व विकास कार्य। राष्ट्रीय पार्कों के निकट वगैरह कई सारे गांव वगैरह बच सकें, मकानों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कें निकाली जा रही है, और सड़कें निकाली जा रही है, इस कारण से क्या हो रहा है? जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है। तो प्राकृतिक आवासों में निर्माण व विकास कार्य के कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। राष्ट्रीय पार्कों व अभयारण्यों के निकट आवासों का निर्माण, सड़क निर्माण, इत्यादि के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो दूसरा है प्राकृतिक आवासों में निर्माण और विकास कार्य।
रीता सिंह जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ज्योग्राफी में पहले मैं सिर्फ नोट्स पूरा करने में थी, तो सीरियस थी, और अब जो पेपर देख रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है। आप बस सीरियसली ऐसे पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का, बहुत ही एंजॉय करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी जल्दी से चालू कराएंगे, छोटे बड़े टॉपिक और करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत फटाफट, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक और बच्चे हैं, चट्टानों के प्रकार, आंतरिक संरचना वगैरह अनेक सारे बिंदु मनकाना इस महीने तक कंप्लीट करा देंगे, 1 अगस्त से प्रारंभ कर देंगे। राष्ट्रीय पार्कों अभ्यारण्यों के निकट मकानों का निर्माण, आवश्यक निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। आरएस के बारे में क्या बताएं निर्मल जी, आप पूछ रहे हैं निर्मल शर्मा जी, आरएस के बारे में बताएं। आरएस के बारे में क्या बताएं, बताइए। आरएस एसआई का सिलेबस सेम है, बस एसआई वाले में थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा है, बाकी जीके लगभग सारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ है आरएस में। हो गया। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों के निकट आवश्यक निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। आगे देखिएगा, हो गया। तो आगे देखते हैं अगला बिंदु, इसमें तीसरा, आवासों का बिखराव। राष्ट्रीय पार्कों अभ्यारण्यों के मध्य में सड़क मार्गों की निर्माण के कारण जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों में बिखराव हो जाता है। देखिए, कोई राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर टाइगर निवास करता, उसका क्षेत्र था, यहाँ पर मान लीजिए उसका क्षेत्र था, पहले इस क्षेत्र में विचरण करता था, लेकिन अब क्या करा आपने, यहाँ से होकर गुजार दिया एक सड़क मार्ग। सड़क मार्ग गुजार दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सड़क मार्ग जब यहाँ से होकर गुजारा तो इसके प्राकृतिक मार्ग का क्या हुआ, बिखराव हो जाएगा, और बिखराव हो जाएगा तो जैव विविधता के नष्ट होने की संभावना क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो यहाँ पर मध्य में से, राष्ट्रीय पार्कों के मध्य से, अभ्यारण्यों के मध्य से सड़क की अगर निर्माण कर देंगे, सड़क वगैरह जब गुजार देते तो यहाँ पर उनके आवासों का क्या होता है, बिखराव हो जाता है। और आवासों का बिखराव होगा, मान लीजिए ये झुंड में रहते थे 4-5 सदस्य मिलकर आपस में, तो आवासों का क्या हो जाएगा, बिखराव, आधे इधर रह जाएंगे, तो यहाँ पर उनका उचित रूप से विकास नहीं हो पाएगा, आवासों का बिखराव हो जाता है। आरएस की कैसे तैयारी करें सर, आरएस मेंस की कैसे करें, और इंटरव्यू के बारे में बताओ सर। जरूर बताऊंगा, बस थोड़ा टॉपिक कंप्लीट कर ले, आगे समय टू समय बढ़ेंगे, बताएंगे जरूर। सर उत्कर्ष के सभी टीचर के पास ज्ञान का भंडार है सर जी, सच में उत्कर्ष में
उत्कर्ष गरीबों का मसीहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और उस मसीहा के लीडर है निर्मल जी, गरीबों के पूरे लीडर है, समझ लीजिए, गरीबों के, अमीरों के, सभी दिलदारों के, सभी के लीडर है वो। आवासों का बिखराव, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में स्थान बदल बदल करके खेती की जाती है, जिसमें जंगलों को साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। अतः इसे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का विनाश होता है। तो स्थानांतरित कृषि के में क्या होता है, स्थान बदल बदल करके खेती करते हैं, और खेती करेंगे तो क्या होगा, स्थान बदल बदल खेती करेंगे, जंगल को साफ करना पड़ेगा। स्थानांतरित कृषि, जब किसान किसी विशेष स्थल का चुनाव करता है, स्थान बदल बदल करके खेती करता है, तो जमीन को क्या करेगा, साफ करेगा, पेड़ पौधे होंगे जो काटेंगे। तो राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्य और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जो आदिवासी जातियां रहती है, लोग रहते हैं, अपने खेती की भूमि करने के लिए पेड़ पौधों क्या करते हैं, काटते हैं। पेड़ पौधों काटेंगे तो जैव विविधता क्या होगी, नष्ट होगी, पेड़ पौधे भी नष्ट होंगे, और उन्हीं पेड़ पौधों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके भी आवास क्या होंगे, नष्ट होते चले जाएंगे। तो स्थानांतरित कृषि के कारण भी जैव विविधता का विनाश होता है। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। न्यूज में पढ़ा होगा, इन दिनों आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, कैलिफोर्निया, यूएसए देश के कैलिफोर्निया प्रांत में अभी कुछ समय पहले जंगलों में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया देश में भी कुछ समय पहले और जंगलों में आग लगी थी, तो कई सारे जीव जंतु क्या हुए, मृत हो गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जैव विविधता का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगलों में आग का लगना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ आना, अनेक ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से जैव विविधताएं भी क्या होती है, भारी मात्रा में नष्ट हो जाती है। हाँ, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। खेती का टॉपिक आऊंगा कृषि में, कृषि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। कृषि आऊंगा तब डिटेल से चर्चा करूंगा, जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा कृषि है, तो कृषि में डिटेल से चर्चा करूंगा। स्थानांतरित कृषि क्या होती है बहुत डिटेल से वर्णन करूंगा मैं आपके सामने। विश्व के विभिन्न देशों में नाम क्या है, भारत में क्या नाम है, मध्य अमेरिका मैक्सिको मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है, श्रीलंका में चेना, फिलीपींस में चैनगिन, इंडोनेशिया मलेशिया में लेडान के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, अनेक सारे इसके नाम हैं। भारत में भी बहुत सारे नाम हैं, पेंडा, दाहिया, देप्पा, बीवार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, केरल में पूनम, आंध्र प्रदेश में पोडू, अनेक सारे नाम हैं। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और या कहें स्थानांतरित कृषि के नाम से। स्थान बदल बदल करके जो खेती करते हैं वो कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। प्राकृतिक आपदाएं, जंगलों में आग का लगना, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, इत्यादि के कारण
भारी मात्रा में। बस एक लास्ट बिंदु और बचा है, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। हाँ, एक बात और है, कभी भी ये मत मान लीजिएगा टॉपिक पूरा हो गया है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ खोजते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। मैंने टॉपिक लेवल 1 में भी पढ़ाया है, लेकिन लेवल 2 में भी पढ़ाया है। लेवल 2 से यहाँ पर लेवल 1 में ज़्यादा मैंने बता दिया बहुत सारा, क्योंकि लेवल 1 में थोड़ा स्टैंडर्ड आता है। लेवल 1 में मैंने बहुत अधिक बताया यहाँ पर, और हर बार हर बैच से भी ज़्यादा बताया। हो सकता है अगले बैच में इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा, उससे अगले बैच में उससे ज़्यादा, फिर कुछ नया इनोवेशन। तो हर बार टॉपिक में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आपको भी करते रहना चाहिए, जोड़ते रहना चाहिए। कभी भी टॉपिक को स्थिर नहीं करना है, हमेशा आगे की ओर विकास करना है, बढ़ते रहना है। यही आपकी पहचान है, और इसी कारण से इनोवेशन आप में आता रहेगा, आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो एक टॉपिक में बस केवल उतना ही नहीं रहना है। अगला है प्राकृतिक आपदाएं, स्थानांतरित कृषि, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रवेश है, विदेशी जातियों का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल ये बड़ा चिंता का विषय, विदेशी जातियों का प्रवेश। विदेशी आदमी की नहीं, पेड़ पौधों की जातियों का प्रवेश, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विदेशी जातियों के प्रवेश करने के कारण भी जैव विविधता नष्ट होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, भारत में आपने नाम सुना होगा, विदेशी बबूल है, इजराइल से लाया गया, छिड़काव किए गए थे यहाँ पर बीज। आज चारों तरफ जंगलों में पेड़ पौधे तो नष्ट हो रहे हैं, बबूल ही बबूल बढ़ रहा है। बबूल लेकिन ज़्यादा काम का वृक्ष नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अन्य विभिन्न प्रकार के जंगलों में वृक्ष होने चाहिए। तो विदेशी जातियाँ, अनेक सारी घास की प्रजातियाँ, तो लियाना घास कहलाती है, हाथी घास कहलाती है, कांग्रेस घास कहलाती है, ऐसी अनेक सारी घास की प्रजातियाँ हैं। अनेक सारी जब ऐसी घास की प्रजातियाँ होती है, तो वो घास की प्रजातियाँ जंगल के अन्य पेड़ पौधों को नहीं बढ़ने देती हैं, और इससे क्या होगा, केवल ये स्पेशल कुछ विदेशी प्रजातियां वही केवल जंगल में बढ़ रही हैं। 2-4 प्रजातियां बढ़ती चली जा रही है, बाकी के पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो जैव विविधता में क्या होना चाहिए, जंगलों में अनेक तरह के वृक्ष वगैरह होने चाहिए, अनेक तरह के जीव जंतु। तो आजकल जैसे गाजर घास का आपने बिल्कुल सही कहा, गाजर घास, मोंटाना घास, कांग्रेस घास, हाथी घास, ये कुछ टाइप के प्रकार है। तो ये टाइप के प्रकार, ऐसी घासें वगैरह बढ़ती जाएगी तो वहां पर जीव जंतुओं की जो अन्य पेड़ पौधों की प्रजातियां वो क्या हो जाएगी, नष्ट होती चली जाती हैं। और वो नष्ट होगी तो क्या होगा, जैव विविधता घटती चली जाती है। तो यहाँ पर विदेशी जातियों का प्रवेश हो गया है। राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्यों में विदेशी वृक्षों व विदेशी वृक्षों, घासों की प्रजाति, गाजर घास, कांग्रेस घास इत्यादि के तीव्रता से बढ़ने के कारण अन्य वृक्षों का विकास कम होता है। इससे जैव विविधता में कमी आती है। इन पॉइंटों को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रवाल भित्तियों का नष्ट होना प्रवाल विरंजन कहलाता है। प्रवाल भित्तियों का नष्ट होना ही प्रवाल विरंजन कहलाता है। समुद्र में प्रवाल भित्तियां कैसे नष्ट हो सकती है?
समुद्री जल का तापमान बढ़ जाए, समुद्री जल में प्रदूषण हो जाए तो प्रवाल भित्ति इसके कारण क्या होती है? नष्ट होती जाती है। इसी को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। समुद्री प्रवाल भित्तियों का मरना या नष्ट होना तो कहलाता है प्रवाल विरंजन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये सारे कारण हैं जो जिम्मेदार है, ये अक्सर एग्जामों में आते हैं ऐसे टॉपिक के नाम। इंटरनेशनल वाटरवेज टॉपिक करवा दीजिए। चलिए कल वही है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, हेडिंग डाल दीजिएगा कल चाहे तो। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक कल करवाएंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। छोटा ही टॉपिक है, एक दिन का ही टाइम लगेगा, टॉपिक करवा देंगे आपको। आरएस वगैरह में और अनेक एग्जामों में आते हैं प्रश्न वगैरह। तो इससे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जरा एक काम करके आइएगा। पहले मैंने जितनी भी जल संधियां पढ़ाई है, जल संधियां पढ़ाई और नहरें जो पढ़ाई है, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर वगैरह, वो सब आप रिवाइज करके आइएगा, वो काम आएगी वहां पर। हाँ, इसके प्रश्न भी करवा रहा हूं। बस ये हो गया मेरा टॉपिक। अब प्रश्न लेके आया हूं अनेक सारे, उन पे चर्चा करेंगे। कल हमारा टॉपिक करेंगे कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक की शुरुआत करेंगे, इंटरनेशनल वाटरवेज। ठीक है, क्वेश्चन अभी प्रारंभ करा रहे। हो गया यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया, पर जैव विविधता के ह्रास के क्या क्या कारण कहे जाते हैं। कल टॉपिक कराऊंगा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं एक टॉपिक पढ़ के आएंगे। मैंने पुराना पढ़ाया था, याद करिए, और उस टॉपिक का नाम है, कहलाता है विश्व की प्रमुख जल संधियां और विश्व की प्रमुख नहरें। ये दो टॉपिक आप पढ़ के आइएगा, जल संधियां और नहरें, ये आपको पढ़ के आना है। सर जल संधियां नहीं पढ़ाया हूं, जल संधियां, जल संधियां और विश्व की प्रमुख नहरें तो पढ़वाया हूं मैं आपको। प्रश्नों के बारे में चर्चा, 20 प्रश्न होंगे। देखिए कितने मार्क्स आपके आ पाएंगे। 20 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। 20 प्रश्न होंगे, आंसर आपको देने, 20 प्रश्नों के आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, हाँ बताएं, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़कर आइएगा। तो पढ़ेंगे तो कल वो चीज टॉपिक अच्छे समझ में आपको आ पाएगा। एक दिन का ही टॉपिक रहेगा, छोटा ही टॉपिक है, हालांकि यूं तो लंबा टॉपिक है, लेकिन जल संधियां और विश्व के प्रमुख नहरें हम पढ़ चुके हैं, तो वो कवर हो गया, उसमें काफी छोटा हो जाएगा टॉपिक और बढ़िया समझ में भी आएगा। हाँ, पहले का आंसर, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और असम। विश्व का एकमात्र झूलता हुआ या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर राज्य के अंतर्गत आता है। लोकटक झील का क्षेत्र है, झील का नाम कहलाती है लोकटक झील। इस लोकटक झील के मध्य क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क का नाम कहलाता है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ या झूलता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में झील स्थित है। इस झील के मध्य में यहां पर स्थित है। राष्ट्रीय पार्क का नाम कहलाता है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के नाम से। झील का भाग है, झील के क्षेत्र में स्थित है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। पहले का आंसर होगा ए। सेकंड, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध जंतु। राष्ट्रीय उद्यान या प्रसिद्ध जंतु, राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध जंतु कौन सा सही सुमेलित कर रखा है? आंसर देना है, बताइएगा। पेरियार है केरल में,
मानस है असम में, काजीरंगा असम में, गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में। कौन सा सही सुमेलित कर रखा है वो आपको बताना है। सुमेलित सही कौन कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय पार्क, पेरियार, मानस, काजीरंगा। बताइए कौन सा सही होगा? गुजरात राज्य का गिर राष्ट्रीय पार्क है पेरियार। गिर, मानस और काजीरंगा, ये 4 राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, लॉयंस के लिए। पेरियार राष्ट्रीय पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है, केरल राज्य में। और मानस राष्ट्रीय पार्क है, ये शेर के लिए नहीं बल्कि किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। टाइगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बाघ का या टाइगर का एक ही बात है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 1, 2 व 4 यहाँ पर सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गिर है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात राज्य में, पेरियार केरल में, मानस व काजीरंगा असम राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चित्र के रूप में मैंने आपके सामने दिया है। ठीक है, हो गया। गिर शेर के लिए, पेरियार हाथी के लिए, काजीरंगा गैंडे के लिए एक सींग वाले। बी आंसर यहां पर सही है। 20 प्रश्न कराऊंगा, देखिएगा कितने सही करने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये मैंने नहीं बताया था आपको। तो देखिए कुछ प्रश्नों में बातें ऐसी आएगी जो आपको सीखने को मिलेगी। तो ये सही है। वैसे सेंटेंस बताऊं, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये बात यहां पर बिल्कुल सही है। आगे आप बताइए। ये भी सही है। चलिए 2 बातें बता रहा हूं। रसेल वाइपर सांप अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे देता है। नॉर्मली सांप अंडे देता है, लेकिन एक सांप की प्रजाति होती है रसेल वाइपर सांप, ये अंडे देने के बजाय बच्चे देता है। जरूर बताऊंगा। जुन्नू से आप जो सवाल पूछ रहे सर आपने कौन सी खेती की, बताऊंगा जरूर। खेती की वो बढ़िया से बताऊंगा। कृषि टॉपिक आने दो तब बताऊंगा। ठीक है, कृषि आएगा तब चर्चा करेंगे हम लोग। और ज्योग्राफी से जोड़ के बताऊंगा ताकि आप भी समझ पाए कैसे खेती करने की क्या स्टाइल होती है। तो आप भी खेती किसान लोग ही हैं ज्यादातर इनमें से, तो मैं जरूर चर्चा करूंगा, बिल्कुल करूंगा। टॉपिक आएगा खेती तब। हाँ बताइए क्या होगा। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में चीता अंतिम बार 1962 में देखा गया था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। भारत में चीता अंतिम बार 1952 में, 1952 में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थान पर देखा गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थान पर देखा गया। आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन यहां पर सत्य है। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, ये नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। ये मैंने नहीं लिखवाया था, मिस हो गया था। तो देखिए क्वेश्चन करने से कई सारे फायदे भी होंगे। और एक ये बिंदु आप लिख डालिएगा, चौथा बिंदु। और एक ये वाला बिंदु जैवविविधता वाले में नोट कर लेना, जोड़ देना टॉपिक में। देखिए मैंने कहा था विकास के क्रम में लगातार आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है, तो ये 2 बिंदु आप अपने नोट्स में जोड़ देना। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में। और रसेल वाइपर सांप अंडे देने के बजाय बच्चे देता, ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा कौन सी सांप की प्रजाति है जो अंडा देने के बजाय अर्थात सीधे बच्चे देता है? तो वो कहलाता है रसेल वाइपर सांप कहलाता है। अंडे देने के बजाय बच्चे देता है। और भी कई प्रजातियां हो सकती है,
ये भी यहां पर महत्वपूर्ण है। जैव विविधता में आप ये दो टॉपिक और जोड़ देना, पहला व चौथा बिंदु आपको जोड़ना है। आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन यहां पर सत्य है। निम्न में से कौन सा है, कौन से प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों के नाम बताइए, कौन कौन से स्थल है, आंसर दें। हाँ बताइएगा कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहां पर है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, याद आ रहा है कुछ? याद करिए 1 2 4 व 6, 1 2 4 6 जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां पर पश्चिमी घाट पढ़ा था, याद करिए, पश्चिमी घाट। सुंदरवन, मानस राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ये 7 स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल है। पूर्वी घाट शामिल नहीं है। 1 2 4 व 6 यहां पर आंसर आएगा। देखिए फिर से चित्र बना दिया, 7 है जो 7 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 7 के यहां पर नाम लिख डाले, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और पश्चिमी घाट का क्षेत्र। आंसर कहलाएगा ए ऑप्शन यहां पर सही है, 1 2 4 व 6। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं बल्कि असत्य है। कौन सा कथन असत्य दे रखा है यह बताना आपको, पहचान करनी है कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है, बताइए कौन सा होगा। 5th क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जरा। देखिए बायोडाइवर्सिटी आरएस में एसआई के एग्जाम में खूब है। एसआई का एग्जाम होने वाला है कुछ समय बाद में, डिटेल से पढ़ा दिया जैव विविधता। और भी जहां से बिंदु मिले आप उससे नोट कर लीजिए। मैंने मुख्य मुख्य सारी बातें कवर करवा दी, एग्जाम में सवाल बनेंगे उससे खूब सारे। हाँ, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नीलगिरी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। राजस्थान में सांबर झील बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में है। कौन सा सही कहलाएगा? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। और 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश।
राजस्थान में सांबर झील बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है सांबर झील। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में, मानस असम राज्य में आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। असत्य जो दे रखा है वो कथन क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। तो ए बी डी सही है, सी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, वही आंसर कहलाएगा। असत्य कथन पहचानना है, फिफ्थ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश राज्य में आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के प्राकृतिक स्थलों में भारत के 7 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। 7 है या कितने बताइए, सही है या गलत? 7 प्राकृतिक स्थलों में से 2 राजस्थान में शामिल है। हाँ, सांबर झील तो क्या है, वेटलैंड में शामिल है, आर्द्र भूमि में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता। सांबर झील किस में, आर्द्र भूमियों में शामिल है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में 8 आर्द्र भूमियां हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। टोटल आर्द्र भूमियां 42 राजस्थान में 2, केवलादेव अभ्यारण्य का क्षेत्र और सांबर झील का क्षेत्र 2 हैं। बताइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थल है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान में 2 प्राकृतिक स्थल है, 2 नहीं है बल्कि क्या है, 1 स्थल शामिल है। और 1 स्थल कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक स्थल, 2 सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, असम में कितने, असम राज्य में 2 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, मानस और काजीरंगा दोनों ही। तो आंसर कहलाएगा 6 का ऑप्शन क्या है, 6 का आंसर कहलाएगा केवल 1। ए ऑप्शन यहां पर सत्य है। 7 इसका आंसर कहलाएगा ए ऑप्शन यहां पर सही है। बात समझ में आ गई। इसका चित्र भी देखा था अभी हमने चित्र भी बनाया था, याद करिए। ये सारे प्राकृतिक 7 स्थलों के नाम, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी, मानस, काजीरंगा, सुंदरवन और पश्चिमी घाट, ये सारे स्थलों के नाम लिखे हैं। राजस्थान की एसआई की तैयारी करने वाले ध्यान से देखना सभी प्रश्न, खासतौर से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए। हॉटस्पॉट के नाम तो लिखवा दिए थे मैंने, याद करें। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। जंतुआलय में जैव विविधता का संरक्षण बहिर्स्थान संरक्षण कहलाता है। जीन बैंक अंतःस्थान संरक्षण का उदाहरण है। और विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता लगातार घटती जाती है। क्या होगा, हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। टाइप जो भी होगा पीडीएफ उसकी जरूर होगी। टाइप जो भी होगा ना उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आंसर दीजिए 7वें का। बताएं क्या क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है, बिल्कुल सही है। नागोया प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था, वर्ष 2010 में जापान देश के आइची प्रांत के नागोया स्थान पर 20 लक्ष्य दिए गए थे, जिन्हें नाम क्या दिया जाता है, आइची लक्ष्य कहा जाता है। जयंत कुमार जी, धन्यवाद आपको।
जंतुआलय में जैव विविधता का संरक्षण बहिर्स्थान संरक्षण का उदाहरण है। जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाकर संरक्षण प्रदान करना बहिर्स्थान संरक्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है। अंतःस्थान संरक्षण का उदाहरण है राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी। जीन बैंक अंतःस्थान संरक्षण का उदाहरण है। अंतःस्थान नहीं बल्कि क्या है, बहिर्स्थान संरक्षण का उदाहरण है। बहिर्स्थान संरक्षण लिखवाया था। जीन बैंक, बीज बैंक, ये सभी क्या है, बहिर्स्थान संरक्षण के उदाहरण है, अंतःस्थान संरक्षण के उदाहरण नहीं है। बढ़िया से आंसर आ रहे हैं अच्छे से। सर प्लीज प्रश्नों का पीडीएफ देना। प्लीज की जरूरत नहीं है, जरूर दूंगा। आप नहीं कहेंगे तब भी दे दूंगा मैं, चिंता मत करिए, पीडीएफ जरूर मिलेगा इसका। जीन बैंक अंतःस्थान संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि अंतःस्थान नहीं है, क्या है, बहिर्स्थान संरक्षण का उदाहरण कहलाता है। ब्लैक में लिख दो, ब्लैक में तो नजर आ जाएगा। रंग चेंज कर दीजिए, कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। विस्तृत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये कहलाता है, यहां पर डी ऑप्शन सही है। आंसर कहलाएगा क्या होगा, आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन कहलाएगा। जीन बैंक है वो बहिर्स्थान का उदाहरण है। जीन बैंक, बीज बैंक बहिर्स्थान संरक्षण का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, तो आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर मेरे प्रश्न का रिप्लाई नहीं देते, बोलिए मनोज जी क्या कह रहे हैं, सुनूंगा मैं। अब प्रश्न कराते समय थोड़ा आराम से रहता हूं, तो आराम से आप बताइए क्या प्रश्न है आपका, जरूर दूंगा। फिर से लिख डालिए आप अपना प्रश्न, मैं जरूर पढ़ूंगा। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेड डाटा बुक आईयूसीएन संस्था जारी करती है। देखिए हॉटस्पॉट भी करवा दो सर, हॉटस्पॉट इंडिया के नाम लिखे थे 4 महीने, फिर भी आप कहोगे तो चलिए कल 36 के 36 नाम मैं आपको निकाल कर यहां पर आपके सामने रख दूंगा। अब 36 तो नाम याद करना संभव नहीं है, लेकिन मैं 36 नाम आपके सामने ले आऊंगा सारे। ठीक है, कल आऊंगा तो मेरा पहला ही बिंदु वही रहेगा, 36 नाम आपके सामने याद कर लूंगा। तो जरा टेक्निकल टीम को कह रहा हूं जरा थोड़ा याद रखना, मैं भी भूल जाऊं तो। हॉटस्पॉट के 36 नाम कल यहां पर लेके आने आते ही क्लास में। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड 36 नाम मैं आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है, जरूर याद रखे। भूल रहा हूं मैं इस बात को, लेकिन कल जरूर याद रखूंगा। हाँ आंसर दीजिए। हाँ मनोज जी क्या कह रहे हो, फिर से आप प्रश्न जरा फिर से रिपीट करो, मैं इधर बातों में रह गया, फिर ध्यान नहीं रहा, जरा एक बार पुनः। रेड डाटा बुक आईयूसीएन संस्था जारी करती है, बिल्कुल सही है। आईयूसीएन की स्थापना 1962 में हुई थी? नहीं, आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था नाम कहलाती है आईयूसीएन के नाम से जाना जाता है। संस्था कहलाती है आईयूसीएन। पीडीएफ भी देना सर, बिल्कुल जरूर देंगे, पीडीएफ जरूर देंगे। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में, यह भी सही है। तो पहला व तीसरा सेंटेंस सही है, सी ऑप्शन यहां पर कहलाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया बात है। 1948 में स्थापना की गई थी आईयूसीएन संस्था की। हो गया 8वां प्रश्न, यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। समय हो रहा है, देखिए भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आंसर दीजिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है, बताइए। जेडएसआई की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई। अब तो सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा जने आंसर दीजिए, सारे अपने आंसर दें। जेडएसआई की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई, बिल्कुल सही है। जेडएसआई के कुल 16 26 क्षेत्रीय कार्यालय, ये यहां पर गलत है, 26 नहीं बल्कि क्या है, 16 क्षेत्रीय कार्यालय है।
ZSI का प्रतीक चिन्ह गौर नामक जंतु है। बिल्कुल सही है, बड़े भैंसे के आकार का जंतु होता है, काले रंग का नाम कहलाता है। हाँ, एक बात और भूल गए थे, वो भी नोट करूंगा। मनोज जी आपने सही कहा, समुद्री गाय का फोटो, समुद्री गाय, ये भी जरा नोट करना है। समुद्री गाय का फोटो, समुद्री गाय, ठीक है, मैंने नोट करवा दिया है। कल वो फोटो सारे आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, जो भूल गया हूं कुछ आप याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा, समुद्री गाय का फोटो दर्शाना है मुझे। ZSI राष्ट्रीय स्तर पर जीव जंतुओं संबंधी सर्वेक्षण करने का कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है, जीव जंतुओं संबंधी सर्वेक्षण करने का कार्य करती है, नाम कहलाती है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बी आंसर होगा। 16 क्षेत्रीय कार्यालय, 26 क्षेत्रीय कार्यालय इसके नहीं हैं। गौरव जी कह रहे हैं सर 2020 में IAS मेंस लिखा था पर हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करिएगा। इस बार आप मुझसे जुड़ गए, जरूर लिखेंगे। मेंस क्या प्री में पास होंगे, मेंस पास होंगे, इंटरव्यू भी पास होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। बस भूलना मत उत्कर्ष को और मुझे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? MP वालों को तो जवाब देना ही होगा। बिल्कुल सही, बताइए कौन सा? झारखंड में टाइगर की संख्या भी बतानी है, पर नोट करते चले जाइए। आज टेक्निकल टीम मेरे, झारखंड में टाइगरों की संख्या, कल सारों के आंसर आ जाएंगे। झारखंड में टाइगर की संख्या भी कल आपके साथ में नोट करके लेके आऊंगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये भी टाइगर के लिए, कान्हा किसली भी टाइगर के लिए। माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, बन्नरघट्टा नहीं है, बन्नरघट्टा है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, तो 10th का कहलाएगा डी। ये भी टाइगर के लिए फेमस है और यहाँ तितलियां भी पाई जाती है, तितलियों के लिए भी फेमस है। ये बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क तितलियों के लिए और टाइगर के लिए फेमस माना जाता है। तितली और टाइगर के लिए फेमस है, तो 10th का ऑप्शन कहलाएगा डी। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहा जाता है? RS प्री का क्वेश्चन, RS प्री 2 वर्ष पहले प्रश्न पूछा गया था। स्थानीय स्तर की जैव विविधता को क्या कहा जाता है? यह गलत नहीं करना, यह सबको सही आंसर देना है। RS प्री का क्वेश्चन है ये, आंसर दीजिएगा। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहा जाता है? बन्नरघट्टा तितलियों के लिए और टाइगर के लिए, दोनों के लिए फेमस है। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? गामा, अल्फा, बीटा और वाई, ये सही देना है। देखिए, इसमें गलत नहीं देना आंसर, बिल्कुल सोच समझकर बढ़िया से, सरल सा प्रश्न है। अनिष्का जी आंसर गलत कैसे आ रहा है? ध्यान से सोच समझकर, बाकी सबका सही आ रहा है, थोड़ा देख के समझ के। अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता कहलाएगा। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अल्फा जैव विविधता कहलाता है। बीटा क्या कहलाता है? बीटा जैव विविधता कहलाता है। राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता और वैश्विक स्तर की जैव विविधता कहलाती है, गामा जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। सर राष्ट्रीय पार्क में कृषि और गतिविधियां बैन है, फिर भी जैव विविधता का नाश कैसे होगा? तो राष्ट्रीय पार्क में तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्क के निकटवर्ती क्षेत्र में जैव विविधता नाश हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका फिर प्रभाव बढ़ता जाता है अंदर की ओर भी, इसलिए। अगला, रेड डाटा बुक में किन जातियों को सूचीबद्ध किया गया है? IAS प्री का क्वेश्चन है ये IAS प्री में आया हुआ प्रश्न है। रेड डाटा बुक में किन जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है? एक फोटो और नोट करनी है टेक्निकल टीम, बस। 2 कुबड़ वाला ऊंट, 2 कुबड़ वाला ऊंट। कल आप जो भी नाम ले रहे हैं, कल सबकी फोटो ले आऊंगा, सामने दर्शा दूंगा। बिल्कुल सही कहा, स्थानीय अल्फा, राष्ट्रीय बीटा, अंतरराष्ट्रीय गामा। शिखा जी कह रहे हैं बिल्कुल लिखे, सही बात है, बिल्कुल सही लिखा। हाँ, रेड डाटा बुक में किन जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है? ये IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अपना इस तरफ कहां जा रहा है, IAS की तरफ। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने लग गए तो आप समझ लीजिए IAS में प्रश्न सॉल्व करने लग जाएंगे। मैं रियली बता रहा हूं आपको, ये प्रश्न जब आया था अधिकांश लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे जितने भी मिलने वाले थे, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, रियली बता रहा हूं।
आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो लगेगा बहुत सरल है, जो टॉपिक ना पढ़ा उसको एक बार जरा पूछकर देखिएगा, आंसर देना बड़ा कठिन होगा। क्या कहलाएगा आंसर? 1 व 2 दोनों यहां पर सही है। मैंने बहुत अच्छे से गौर करके इसके ऊपर बताया था, याद करिए कि रेड डाटा बुक में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों की प्रजातियों को शामिल किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का फादर कहा जाता है, एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है, एडवर्ड विल्सन। अगला प्रश्न, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए किस में होगा? राकेश जी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अपना सवाल पूछे। आप कह रहे हैं सर मुझसे दुश्मनी है, नहीं बता रहे। दुश्मनी मुझे किसी से नहीं, सारे मित्र हैं आप मेरे, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। पूछिए राकेश जी, पुनः पूछिए आपका। सुपर डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी, मल्टी डाइवर्सिटी, अल्ट्रा डाइवर्सिटी देश? तो क्या नाम कहलाता है? मेगा डाइवर्सिटी देशों के नाम से जाना जाता है, कहलाता है मेगा डाइवर्सिटी देश। प्रचुर जैव विविधता संपन्न देशों को मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समय भी तो 4-5 मिनट में हो जाएंगे, सरल प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, बाघ परियोजना, हंगुल हिरण परियोजना कब कब चलाए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक एग्जामों में आ रखा है ये भी। आंसर दीजिएगा 14th क्वेश्चन का आंसर। हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, बाघ परियोजना, हंगुल हिरण परियोजना। ऐसा आरोप मत लगाइए सभी जने, सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, इतना तेजी से निकलता है, कई बार नजर नहीं आता है, तो देख लूंगा, चिंता मत करिए। कमेंट आप करेंगे, लगातार करते जाइए, कभी न कभी तो दिखेगा। धैर्य रखें, हिम्मत रखें और अपने आप पे विश्वास रखें। बस क्वेश्चन के आंसर सही दे, बाकी सब चलता रहेगा। आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? देखिए, हाथी परियोजना कब है? 1992 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। बाघ परियोजना 1973 में। बर्थडे भूल जाना लेकिन ये याद रखने हैं। हंगुल हिरण परियोजना 1970 में। ये बातें यहां पर लिख डालनी है। तो देखिए क्या होगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, ए का 3, बी का 4। अब यहां तो आंसर नहीं आ रहा है। A3, B4, C1, D2 क्या लिखा है इसमें? जरा थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, मैं इसमें सही लिख देता हूं। A3, B4, C1 और D2। यह आंसर सही कर लीजिए। बी में मैंने ये लिख दिया है A3, B4, C1, D2। A3, B4, C1, D2। A3, B4, C1 और D2 यहां पर। हाँ, क्वेश्चन मैंने सही कर दिया है। A3, B4, C1, D2 आपको ये याद रखना है यार, महत्वपूर्ण है यहां पर, ठीक है। चलिए, सभी का राइट मानूंगा मैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1890 में की गई। हंगुल हिरण 70 में, बाघ 73 में, लाल पांडा 96 और हाथी 92 में परियोजना चालू की गई थी। बिल्कुल सही है। सॉरी, बाघ 1973। बाघ को क्यों सॉरी कह रहे हैं आप? बाघ तो सही है। सिखा दिन लिखा सॉरी बाघ 1973। बाघों को सॉरी मत करिए। भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना सन 1890 में की गई। बिल्कुल सही है। यह संस्था पेड़ पौधों संबंधी सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। बिल्कुल सही है।
और इसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है बरगद का वृक्ष कहलाता है। तो ये चारों सेंटेंस यहां पर सही है। 15th का आंसर कहलाएगा यहां पर 1 2 3 व 4, बी ऑप्शन यहां पर सत्य है। बी ऑप्शन यहां पर सही कहलाएगा। 1 2 3 व 4 यहां पर सभी सत्य हैं। समय तो हो रहा है, जल्दी से फटाफट करें। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइएगा कौन से कथन सत्य हैं। बड़े इजी लग रहे हैं क्वेश्चन आपके पढ़ाने के बाद, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा बात है, बहुत ऐसे ही आप कमेंट करते रहेंगे, मैं मोटिवेट होता रहूंगा, फूल जाऊंगा मैं बड़ा। आज मैं भी बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा हूं, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे रिकॉर्डिंग वाले वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं हमेशा, तो आज उनका चेहरा देखकर मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। हाँ बताइए क्या होगा? कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? IUCN का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, सही है बिल्कुल। WWF का मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा में नहीं है, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? BSI का मुख्यालय 1890 में लिखवाया था सर, ऐसा तो नहीं है, देखिए अभी चेक करते हैं। मैंने तो 1890 लिखवाया था, याद करिए BSI, ऐसा आरोप मत लगाओ। BSI का मुख्यालय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी दर्शाता हूं, देखिए भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, यह संस्था भारत में पेड़ पौधे गणना सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। 1890, ये देखिए आपके सामने 1890, आप जो लिख रहे हैं 1891 नहीं लिखवाया था, अच्छे से देख लीजिए, 1890 लिखवाया, यहां पर ये लिखा हुआ है, पहले का लिखा हुआ है, यहां देखें, ठीक है। इस संस्थान का गठन सन 1890 में किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में, प्रतीक चिन्ह बरगद का वृक्ष। इस संस्थान कार्यालय भारत के लगभग सभी जिलों में, 1890 लिखवाया है, देखिए बिल्कुल सही है, ये आपके सामने लिखा है। आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर। ZSI का मुख्यालय, WWF का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, बल्कि किसमें है? ग्लांड में स्थित है। ZSI का मुख्यालय कोलकाता में, BSI का मुख्यालय भी कोलकाता में। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर सत्य है। सॉरी, बी असत्य दे रखा है, असत्य कथन की पहचान करनी है, यहां पर भी थोड़ा सा गलती कर दी, असत्य कथन असत्य है। 1890 है लिखा है। WWF का मुख्यालय ग्लांड में, ZSI का मुख्यालय कोलकाता में, BSI का मुख्यालय कोलकाता में, तो बी ऑप्शन होगा, असत्य कथन की पहचान करना है। सर जी कथन असत्य होगा, बिल्कुल सही कहा, असत्य होगा। 3 सत्य दे रखे, एक असत्य कथन है, यहां पर 16वें का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। निम्न में से कौन सा वेटलैंड रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित नहीं है? ये याद करने पड़ेंगे। भोजे मध्य प्रदेश में, MP में आता है, ये वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में आती है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और डल झील है श्रीनगर में, ये आर्द्र भूमि में शामिल नहीं है। आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन यहां पर सही है। और आज इतना ही देखेंगे, 3 प्रश्न कल आराम से चर्चा करेंगे, और जैव विविधता कुछ फोटो वगैरह आपको दर्शा दूंगा, हॉटस्पॉट के कुछ चित्र नाम वगैरह मैं आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।